हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत वर्तमान में भारतीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। कल आपको बताया जा चुका है कि उद्देश्य क्या होता है और लक्ष्य क्या होता है। फिर भी आज थोड़ा सा भी समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। लक्ष्य क्या है? यह व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने योग्य होता है, जिसके लिए व्यक्ति प्रयास करे तो निश्चित समय में अल्पकाल में प्राप्त कर सकता है, उसे हम लक्ष्य कहते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण या सार्वभौमिक कल्याण निहित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ये अर्थ कल बताया भी जा चुका है और डिटेल में समझाया भी जा चुका है, पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। आज हम चलते हैं भारतीय शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या रखे गए हैं, उसको आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसको देखिए। पहला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व का क्या है? सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व क्या होता है? मनोदैहिक अभिव्यक्ति या मनोदैहिक स्वरूप क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। या ये कहें कि जो आपका मन जिस व्यवहार, जिस क्रियाकलाप के संग है और जैसा व्यवहार आप प्रदर्शित करते हैं, जैसा क्रियाकलाप आप करते हैं, वही आपका क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का यहाँ अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, साहित्यिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संस्कार संबंधी विकास, व्यवहारिक विकास, यानी सभी प्रकार के विकास इसमें निहित होते हैं। किसके अंतर्गत? सर्वांगीण विकास के अंतर्गत। जो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जब व्यक्तित्व का सभी पहलू शामिल किया जाता है तो इसमें लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? भारत सरकार सर्वांगीण विकास का इसलिए लक्ष्य रखी है कि व्यक्ति क्या हो? लक्ष्य क्या है उसका? आत्मनिर्भर बनाना, कि व्यक्ति स्वस्थ रूप से आत्मनिर्भर हो सके, वह स्वयं से अपना भरण पोषण, विकास, उत्थान, योग्यता, क्षमता इत्यादि का विकास कर सकते हैं। यानी लक्ष्य उसका क्या है? आत्मनिर्भर बनाना। और उद्देश्य क्या है? मैंने बताया कि उद्देश्य एक व्यापक और सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो उद्देश्य क्या है? विकास में योगदान देना। विकास में योगदान का मतलब समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में। जब वो आत्मनिर्भर होगा, अपने से अधिक कमाएगा, अधिक योग्यता क्षमता रखेगा, तब न दूसरे का योगदान देगा। यानी विकास में योगदान देना, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के प्रेम में, समाज के विकास में इत्यादि सभी अच्छे क्रियाकलापों में क्या करना है? उस उद्देश्य क्या रखा गया है? विकास में योगदान देना, सभी प्रकार के विकास में योगदान देना, यह उद्देश्य हुआ। लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भर बनाना। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही के भरोसे मेरा चैनल है। आप ही मेरे लिए भगवान के रूप में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, अगर हम उद्देश्य की बात करें, व्यवहारिक विकास। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? सामान्य दिनचर्या से संबंधित, यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में संबंधों की बात करें, व्यक्ति से प्रकृति के बीच संबंधों की बात करें, व्यक्ति से दूसरे समाज या अपने समाज या दूसरे देश के व्यक्तिगत रूप से नागरिकों के संबंधों की बात करें, उसके क्रियाकलाप, व्यवहार, अच्छे आचरण की बात से यहाँ लिया जाएगा। किसका? व्यवहारिक विकास का तात्पर्य। तो व्यवहारिक विकास में लक्ष्य क्या रखा गया है? सांस्कृतिक सदाचरण, यानी संस्कार के माध्यम से उसको अच्छा व्यवहार सिखाना व्यक्तिगत रूप से, ये लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया है? संस्कार के माध्यम से, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे अन्य कोई संस्थाएं हो, उसके माध्यम से संस्कार इस प्रकार दिया जाए कि वो सदाचरण यानी अच्छा व्यवहार करे, यह लक्ष्य रखा गया है। और उद्देश्य क्या रखा गया है, हम उसको देखते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत सभ्यता के साथ स्वस्थ नागरिक, यानी उद्देश्य ये रखा गया है कि सभ्यता का मतलब होता है व्यक्ति और समाज के बीच का व्यवहार। उसमें जो समानता पाई जाती है, जो समरूपता पाई जाती है, जो रीति परंपरा, मान्यता, ये सब इत्यादि पाए जाते हैं, वो सब सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो सभ्यता के माध्यम से, सामाजिकरण के माध्यम से उसे स्वस्थ नागरिक यानी अच्छा भारत का नागरिक बनाने का उद्देश्य भारत सरकार ने रखा है। आप समझ गए होंगे। लक्ष्य का यानी व्यक्तिगत रूप से उसके आचरण को सुधार करना, और उद्देश्य के अंतर्गत सभ्यता के माध्यम से सामाजिकरण की भावनाओं, सामाजिकरण की मान्यताओं, सामाजिकरण के आदर्शों, सामाजिकरण के दायित्वों को स्वीकार करके उसके विकास करने पर बल दिया गया। आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। चौथा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर हम तीसरा देखें, क्या रखा गया है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का ये तात्पर्य ये समझिए कि धन दौलत यानी योग्यता आपका सबसे बड़ा आर्थिक धन है। जिसके पास जितनी योग्यता है उतना ही धनवान है। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि आर्थिक का मतलब सिर्फ पैसा ही होता है या सिर्फ संपत्ति ही होती है, ऐसा नहीं। आपके पास जितनी योग्यता है, आपके पास उतना ही आर्थिक विकास का अवसर है। यानी अब अगर पैसे की ही बात आ जाए तो पैसे को ही देखते हैं।
आर्थिक विकास के अंतर्गत भारत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि व्यक्ति को इतना योग्य शिक्षण, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान, विज्ञान के माध्यम से ज्ञान, शिक्षा इत्यादि का इतना प्रचार प्रसार कर दो कि वह स्वरोजगार यानी आत्मनिर्भर कर सके, स्वयं का रोजगार को बढ़ावा दे सके, व्यापार को बढ़ावा दे सके स्वयं के माध्यम से। ये जान लीजिए कि जब तक इसमें मालिक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक काम ही नहीं होगा। यानी आत्मनिर्भर बनाते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देना, व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा देना। कोई विदेश जाएगा तो पूरी टीम नहीं जाएगी विदेश व्यापार के लिए, पहले मालिक जाएगा, उसके बाद वह जो है अन्य लोगों को जोड़ रहे, उद्योगपति बनाना, कृषक बनाना, वर्तमान कृषक यानी व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा देना इत्यादि को जो है आर्थिक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने आर्थिक विकास के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से रखा है। अगर वही हम उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक विकास के माध्यम से सरकार क्या करती है, इस प्रकार से नागरिकों को विकास को बढ़ावा देती है कि वो कर के माध्यम से राष्ट्रीय योगदान कर सके, रोजगार को बढ़ावा दे सके, विदेशों में भी रोजगार को बढ़ावा दे सके और उत्तरोत्तर कल कारखाने इत्यादि का विकास करते जाएं, यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और श्रमिकों को उचित पारितोषिक, उचित प्रशिक्षण इत्यादि देते हुए सबको उपलब्ध रोजगार कराने संबंधी। इस प्रकार से समझिए कि आर्थिक विकास विश्व स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विश्व स्तर की आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसे फेस करना, उसमें सफलता बनाना इत्यादि सभी उद्देश्य भारतीय शिक्षा के अंतर्गत रखे गए हैं आर्थिक विकास के लिए। अब चलते हैं चौथा, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है, यहाँ संवेग का मतलब भावनाओं से आप समझिए, जो हमारे अंदर संवेग होते हैं। संवेग का मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त मानव व्यवहार का वह पहलू जो स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होता है, जैसे प्रसन्नता, सुख दुख, ईर्ष्या, लाभ हानि, काम, प्रेम, घृणा इत्यादि जो होते हैं सब संवेगात्मक गतिविधियाँ होती है। तो संवेगात्मक गतिविधियों के अंतर्गत, संवेगों के अंतर्गत लक्ष्य के रूप में भारतीय शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को नियंत्रण करना, आत्मनियंत्रण यानी संवेगों पर नियंत्रण करना, मतलब अच्छे संवेगों को बढ़ावा देना, गलत संवेगों को नियंत्रित करना, जैसे क्रोध को नियंत्रित करना, काम को नियंत्रित करना, ईर्ष्या को नियंत्रित करना, समाप्त करना इत्यादि बातें, भय को नियंत्रित करना, समाप्त करना, यानी संवेगात्मक व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण करना और अच्छे संवेगों का विकास करना, जैसे प्रेम का विकास, सहानुभूति का विकास, सहयोग की भावना का विकास, आत्मीयता का विकास इत्यादि विकास पर बल दिया गया, यानी अच्छे संवेगों के विकास पर और गलत संवेगों के नियंत्रण पर व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य रखा गया है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। वही अगर हम उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य मैंने बताया कि उद्देश्य एक व्यापक है जिसमें सब व्यक्तिगत के साथ साथ पूरे समाज का कल्याण होता है। तो संवेगात्मक के अंतर्गत भारत सरकार ने शिक्षा के अंतर्गत यह उद्देश्य रखा है कि संवेगों यानी राष्ट्र किसे भावनात्मक रूप से जुड़ सके, यानी राष्ट्र प्रेम में वृद्धि हो सके, आत्मीयता यानी जनता, भारतीय जन समूह के साथ उनके साथ आत्मीयता हो, आत्मनिष्ठता हो और सब में एकता को बढ़ावा दे ताकि भारत की अखंडता बनी रहे, यानी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के आदर्शों के प्रति समर्पण, राष्ट्र के आदर्शों के प्रति मान सम्मान रखना, उनके नैतिक मूल्यों को ग्रहण करना, उनका प्रचार प्रसार करना और राष्ट्र की एकता, अखंडता इत्यादि को बनाए रखना, सब में समानता का भाव विकसित करना इत्यादि जो है उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत संवेगात्मक विकास के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे पूरी अच्छी तरह से। अगर वही पांचवा हम देखें, स्वस्थ लोकतंत्र का विकास। स्वस्थ लोकतंत्र का यानी भारत विविधताओं का देश है, इसमें विभिन्नता, विषमता, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से इत्यादि से बहुत ज़्यादा विविधता मिलती है। इस प्रकार से अगर इस विविधता में स्वस्थ लोकतंत्र यानी स्वस्थ सुशासन स्थापित करने के लिए भारत सरकार शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा है, व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य ये रखा है व्यक्तिगत दायित्व। लोकतंत्र में आपका क्या दायित्व है, जैसे मतदान करने का आपका दायित्व है, लोकतंत्र में सही रहिए और गलत को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत दायित्वों को समझाते हुए, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बताते हुए, व्यक्तिगत रूप से रूढ़िवादी को समाप्त करते हुए, व्यक्तिगत रूप से अच्छे कर्तव्यों को धारण करते हुए गतिविधियों को लोकतंत्र में बढ़ावा दिया गया है। और वहीं अगर हम उद्देश्य के रूप में देखें, व्यापकता के रूप में देखें, तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए समाज में
अच्छे सुशासन को स्थापित करने संबंधी बातों को पढ़ाया लिखाया जाना, नियम सिद्धांत संविधान को पढ़ाया जाना, धाराओं को पढ़ाया जाना, आवश्यकताओं को बताना, ताकि सुशासन स्थापित हो सके और संविधान की गरिमा को बनाए रखा जा सके। क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा आधार है वह संविधान है, दूसरा आधार उसका है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय होता है, और चौथे स्तंभ में इसी तरह से और सब चीज़ें हैं। इसी तरह से मीडिया भी है। अब तो मीडिया को हम नहीं कह सकते इसमें फ़िलहाल में। यानी सुशासन की बात करें तो सुशासन से संबंधित व्यापक स्तर पर देश विदेश की बातों को बताना, आवश्यकताओं को बताना, समस्याओं से परिचित कराना, उसको दूर करना, सामाजिक रूप से संघर्ष करना, सामाजिक परिवर्तन लाना, गलत प्रवृत्तियों को समाप्त करना इत्यादि संबंधित बातों को उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया गया। और संविधान की गरिमा और आवश्यकता अनुसार संविधान का निर्माण इत्यादि बातों को भी समझाना और उसमें परिवर्तन लाने संबंधी गतिविधियों को बताना, लिखाना, समझाना, पढ़ाना इत्यादि सब शामिल होता है, यानी उद्देश्य के अंतर्गत। अगर हम चलते हैं छठवां का, अगर हम बात करें लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा का क्या लक्ष्य उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत और अन्य देशों के बीच में जो विचार व्यवहार इत्यादि होते हैं, जो समझौते होते हैं, उसके प्रति व्यक्तिगत रूप से समझ को विकसित करना, समझौतों का प्रारूप समझना, राष्ट्र हित किसमें निहित है इस बात को भी ध्यान में रखना इत्यादि गतिविधियों को लक्ष्य के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार में शामिल किया गया है। लक्ष्य के अंतर्गत अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य हमने बताया कि व्यापक होता है और दीर्घकाल में अचीवमेंट होता है इसका, और ये सामूहिक होता है। व्यक्तिगत उद्देश्य सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होता है। तो उद्देश्य की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता, संगठन जो बने हैं उनको बनाए रखना, उनकी गरिमाओं का पालन करना, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग देना, आर्थिक सहयोग जो भी हो, व्यापारिक सहयोग या सेना संबंधी सहयोग, और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने पर बल देना, यह व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत भारतीय शिक्षा में शामिल किया गया है। और जबकि लक्ष्य के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से समझने, समझौताओं को प्रारूप बदलते हुए परिवेश के अनुसार उसका बदलता हुआ स्वरूप को समझने और अपने राष्ट्र के हित को बनाए रखने और ध्यान रखने की बातें लक्ष्य के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से पढ़ाए जाने पर बल दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण, जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण का मतलब होता है अपने भारत के निश्चित भूभाग के अंतर्गत निवास करने वाले अस्थायी रूप से जनसंख्या की बात हो रही है। तो जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत सरकार ने क्या रखा है, व्यक्तिगत दायित्व, यानी हमारा जनसंख्या के प्रति क्या दायित्व है। जनसंख्या में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, तो हमारा जनसंख्या के प्रति क्या दायित्व है। यदि जनसंख्या बढ़ रही तो किस प्रकार नियंत्रण करें, जनसंख्या का स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ क्रियाकलाप किस प्रकार को बढ़ावा दिया जाए, और इसको आप व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास कर सकते हो, इसको इन संबंधी बातों को भी जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर वही जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण को उद्देश्य के अंतर देखें तो जो जनसंख्या की स्थिति है वो जनसंख्या में चाहे गरीब हो चाहे उसका समायोजन कैसे हो, देश काल वातावरण के अनुसार वो सर्वाइव कैसे करे, उसका भरण पोषण कैसे हो, और जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या प्रचार प्रसार करें, जनसंख्या का सही ढंग से वितरण किस प्रकार हो कि किसी प्रकार की कोई सामाजिक दुर्व्यवस्था या सामाजिक अशांति न फैले, और जनसंख्या का किस प्रकार से भरण पोषण हो। जैसे भारत सरकार तीन साल तक का जो है अन्न भंडारण की व्यवस्था करते हुए चलती है, यानी भरण पोषण किस प्रकार से हो, और भ्रांतियों का निवारण, जनसंख्या में जो अनावश्यक भ्रांतियां बनी हुई उसका किस प्रकार से निवारण हो, ये सब बातों को भी उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा संबंधी जनसंख्या के दृष्टिकोण में शामिल किया गया है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे क्योंकि इसमें लक्ष्य और उद्देश्य को मैंने अलग अलग करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आठवां की बात करें पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब आप जानते हैं हमारे चारों तरफ की परिस्थितियाँ, वह चाहे वायु से संबंधित हो, चाहे किसी क्रियाकलाप से संबंधित हो, चाहे जीव जंतुओं से संबंधित हो, वो पर्यावरण से संबंधित बातें हो रही हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत आप पर्यावरण की स्थिति के, पर्यावरण को समझिए, पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, उसमें समस्या क्या आई है, क्या कारण है उसका निवारण क्या है, और व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास कर सकते हो। जैसे आप पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करोगे तो आप व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण का संरक्षण को बढ़ावा देते हो, आप व्यक्तिगत रूप से घर में गंदगी नहीं फैलाते हो, तब जो है आप जो है पर्यावरण को, स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हो। यानी व्यक्तिगत रूप से जो प्रयास है वो आप क्या कर सकते हो, इस संबंधी बातों को भी लक्ष्य के अंतर्गत, शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सिखाने का प्रयास किया जाता है। अगर वही उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य हमने बताया व्यापक होता है, तो इसके अंतर्गत पर्यावरण के संदर्भ में
प्रचार प्रसार करना, जानकारियों देना, सबको जागरूक करना, गलत चीज़ों पर, गलत व्यवहार पर प्रतिबंध लगाना, खराब उद्योग जो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान कर रहे थे उसे प्रतिबंधित करना, ऐसे बातों को सिखाया जाता है। और पर्यावरण से संबंधित महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करना ताकि जागरूक लोग हो सके। और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए वृक्षारोपण इत्यादि को राष्ट्रीय स्तर पर या महोत्सवों के माध्यम से इत्यादि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और वनस्पतियों को जो है वनस्पतियों के माध्यम से जागरूकता और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण के अंतर्गत संतुलन को बढ़ावा देने संबंधी जानकारियाँ, प्रचार प्रसार, क्रियाकलाप, सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से सिखाने, पढ़ाने, समझाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से यह उद्देश्य हुआ और मैंने लक्ष्य को बता ही चुका हूँ। अब 9वां चलते हैं, धार्मिक और नैतिक विकास। धार्मिक एवं नैतिक विकास का यहाँ तात्पर्य है, धर्म का मतलब होता है वह चीज़ें जो मनुष्य के देश काल वातावरण के अनुसार उचित, न्यायपूर्ण, सत्य पर आधारित व्यवहार को सिखाती है, उसे धर्म कहते हैं। नैतिकता का मतलब होता है नीति युक्त, अनुशासन युक्त क्रिया को क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। यानी धर्म और नैतिकता का विकास भारत सरकार को विश्व में सभी देश करना चाहता है, क्योंकि जो धर्म है और नैतिकता है ये आज भी मनुष्य के व्यक्तित्व को सदाचरण के माध्यम से आगे बढ़ाती है। तो धर्म और नैतिकता के विकास के लिए भारत सरकार शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन, संयम, आत्मनियंत्रण और कर्तव्य निष्ठता यानी व्यक्तिगत रूप से कर्मों में प्रीति रखने संबंधी गतिविधियों को सिखाने पढ़ाने पर बल देती है। वही सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से देखा जाए उद्देश्य के अंतर्गत तो जन कल्याण यानी जिसमें सबका भलाई हो, उस बातों को समझाने, पढ़ाने, आदर्शों का अनुकरण करने, पूजा पाठ को बढ़ावा देने, धार्मिक तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का कार्य उद्देश्य के अंतर्गत भारत सरकार शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शामिल की है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वर्तमान में भारतीय शिक्षा लक्ष्य एवं उद्देश्य के माध्यम से किस प्रकार आगे बढ़ रही है। आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।